हेलो फ्रेंड्स। आप अक्सर सोचते होंगे कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। आप एक स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट्स कई बार आपसे अच्छा मेमोराइज कर लेते हैं, उनके नंबर आपसे अच्छे आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि इसके जो ब्रेन परफॉर्मेंस है वो उसका अच्छा होने का क्या कारण हो सकता है। या आप अगर एक पेरेंट हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो चीज़ें उतनी याद नहीं रख पाता, शायद जल्दी भूल जाता है, तो पढ़ाई में दिमाग अच्छे से कैसे लगे और वो ज़्यादा फोकस कर पाए पढ़ाई के ऊपर, वो चीज़ों को ग्रास्प कर पाए, वो अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सके, वो कंसेप्ट को समझ सके, जो कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या हमारी जो डाइट है इसका इससे कोई रिलेशन हो सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि माइंड हेल्थ अपने आप में मेंटेन की जा सकती है और उसका बॉडी हेल्थ से रिलेशन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बॉडी, माइंड, सोल, ये सारी चीज़ें और डाइट, इनका आपस में बहुत इंटीग्रेट रिलेशन है और आपस में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है, और कोई भी अनहेल्दी जो बॉडी होती है उसमें हेल्दी माइंड का रहना बड़ा डिफिकल्ट सी चीज़ है। मैं अब क्योंकि साइंटिफिकली चीज़ें समझाता हूं और साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही चीज़ें बताता हूं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों को या साइंटिस्ट को ये पता कैसे चला कि डाइट का जो है वो हमारे ब्रेन पे और बॉडी डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा रोल है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया हनी बीज के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जो हनी बी होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनमें रानी केवल एक ही होती है और बाकी सब लेबर होते हैं। तो ये क्या डिफरेंस होता है कि बहुत सारे जो ये हनी बीज होती हैं, लाखों की संख्या में ये लेबर होती हैं और इनमें क्वीन भी केवल एक होती है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबका डीएनए जो देखा गया, सबका डीएनए एक जैसा होता है, लेकिन जो क्वीन भी होती है उसको सिलेक्ट किया जाता है जो पहले वाली क्वीन बी है उसके द्वारा। तो जो अच्छा डेवलपिंग लार्वा होता है उसको क्वीन बी सिलेक्ट करती है। उस लार्वा की जो डाइट होती है उसको ही केवल रॉयल जेली जो है खिलाई जाती है। बाकी जितने भी लेबर लार्वा होते हैं इनको नॉर्मल जो वहां से नेक्टर, ये लेबर्स जो होती हैं, लेबर बीज होती हैं, लेके आती हैं, तो उनको जो नॉर्मल नेक्टर होता है केवल वही पिलाया जाता है। और जो नॉर्मल नेक्टर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वेजिटेबल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इनको लेबर में ही डेवलप होने देते हैं, इनको क्वीन बी में डेवलप नहीं होने देते। जबकि रॉयल जेली जो होती है, जो कि क्वीन बी को खिलाई जाती है, जो लार्वा क्वीन बी बनता है, उसमें क्या होता है कि जो वेजिटेबल टॉक्सिन्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है। तो जैसे ही वो टॉक्सिन जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ये जो क्वीन बी होती है इसकी ओवरीज डेवलप होती हैं और केवल ये ही रिप्रोड्यूस कर सकती है और ये पूरे हाइव की क्वीन बी बनती है। इस एक्सपेरिमेंट को जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पबमेड पे पब्लिश्ड है और ये रिसर्च जो है मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि हनी बी की जो ये होती है रॉयल जेली, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और ऐसा भी माना गया है कि इसकी यहाँ तक कि अर्थराइटिस को ख़त्म करने की और आपके ब्रेन को डेवलप करने की और इसके अलावा कैंसर तक को ठीक करने की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रॉयल जेली में होती है। बहुत सारे टॉक्सिन्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये तो हुई एक इंटरेस्टिंग बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एक्सपेरिमेंट जो है मिनीसोटा में अमेरिका में किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि इन्होंने एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एंसेल कीज करके, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। आज के समय पे ये पॉसिबल नहीं है लोगों को स्टारवेशन यानी भूखा रखना। खैर, इन्होंने 3 ग्रुप में 36 लोगों को रखा। उसमें 12 लोग ऐसे थे कि जिनको पूरे टाइम पे एक ही डाइट दी गई, 12 हफ्तों तक इनको जो है नॉर्मल डाइट और उसके बाद भी नॉर्मल डाइट। जबकि जो बाकी के लोग थे उनको क्या किया गया, इनिशियली 12 हफ्तों में नॉर्मल डाइट दी गई, बाद के 24 हफ्ते उनको क्या किया गया कि उनको पोटैटो, टर्निप और मैकरोनी केवल बार बार यही खिलाया गया और बाकी उनको बैलेंस डाइट नहीं दी गई। मतलब उनको जो प्रोटीन चाहिए थे, जो फैट्स चाहिए थे, नहीं दिए गए। उनको बस जो अपना फास्ट फूड टाइप की डाइट होती है कि पोटैटो चिप्स खा लिए, अपन ने फ्रेंच फ्राइज खा लिए, बर्गर पिज्जा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बस यही टाइप की डाइट इनको दी गई। तो ये जो 24 लोग थे इनको जो ये डाइट दी गई, स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट इन पे किया गया, ये लोग काफी इरिटेबल हो गए, ये चिड़चिड़े हो गए, इनका किसी काम में मन नहीं लगता था, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई और ये लोग छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करते थे। अब बाद में जब इनको लास्ट फेज में दोबारा नॉर्मल डाइट दी गई तो इनका चिड़चिड़ापन चला गया, इनका काम में मन लगने लगा और लड़ना भिड़ना इन्होंने बंद कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था।
अब हम इसको अगर अपने बच्चों के या अपने स्टूडेंट लाइफ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। ये 4-5 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, जैसे कि आप अगर बार बार ब्रेड खाएंगे, आप अगर बार बार हाई शुगर कंपाउंड्स लेंगे, जैसे कि चाय में बहुत सारी शक्कर डालेंगे, आप केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्रेन को मिलेगा। दूसरा, ये एक्सेस ग्लूकोज बर्न करने के लिए विटामिन B1 लगता है, तो विटामिन B1 की कमी होगी जो आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, आप चिड़चिड़े और इरिटेबल हो जाएंगे। प्लस आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बार बार फ्लक्चुएट होगा। ये अप और डाउन होने से भी आप चिड़चिड़े होंगे और आपका मेमोरी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपको ब्रेन फॉगिंग होगी, जिसको बोलते हैं ब्रेन कंफ्यूजन, ये डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज की बात करूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जैसे फिश है, फिश लेवर ऑयल है, इसके अलावा कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और जैसे अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें बादाम है, पिस्ता है, ये आपके ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लाई करते हैं, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारा ब्रेन जो है इसकी कवरिंग ओमेगा 3 से ही बनी होती है। इसके उल्टा अगर आप फ्राइड फूड्स खाएंगे, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में जो फ्राइड फूड मिलते हैं, कचौड़ी, समोसे वगैरह, और भी फ्राइड फूड्स आपके मिलते हैं, तो अगर आप तले हुए खाने को ज़्यादा खाते हैं, पूरी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी आपके ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बाद आपकी बात आती है एक्सरसाइज की। अगर आप केवल जो है बैठे बैठे काम करते रहते हैं और आप 24 घंटे बस पढ़ते ही रहते हैं, या तो आप पढ़ते रहते हैं या तो सोते रहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके हार्ट की जो पंपिंग है वो स्पीड से नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि आपके लंग्स भी जो है तेज तेज काम नहीं करेंगे, जैसा कि एक्सरसाइज में होता है। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लंग्स पूरे ऑक्सीजन को अंदर फेंकेंगे। इसके अलावा जो ये ऑक्सीजन अब आपके ब्लड में पहुंचेगी, हार्ट इसको पंप करके ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो अगर आप घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद एक एरोबिक एक्सरसाइज करें, तो आपके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होता है, एक एक्सरसाइज करने से एक ब्रेन में फैक्टर प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, जो कि हमारे न्यूरॉन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है और उनको डिवाइड करता है और उनमें रिपेयरिंग कराता है। तो इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा चौथी चीज हो गई विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपकी डाइट में कम है तो इससे भी आपकी ब्रेन फॉगिंग हो सकती है, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट रुक सकता है। ये एक चीज बता दी। इसके अलावा प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है, फैट आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैट आपके, जो मैंने बताया, ये प्रॉपर आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। ये तो हो गई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात। इसके बाद बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिस पे मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, तो इसके बाद वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और आप और क्या देखना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसका कोशिश करूंगा मैं जवाब जरूर दूं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।